अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे, पाकिस्तान को इस वक्त ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है और ये तमाम सियासी जमातें इस चीज़ का एतराफ़ कर रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ साहब जो है कि इस मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसी तरह से जरदारी साहब तैयार हैं। शुरू से पीस पार्टी भी कह रही है कि बैठ के बात किया जाए कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेके चलना है। और आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, उन्होंने अभी इमरान खान साहब से मुलाकात की थी 2 रोज़ पहले। वो भी आज लाहौर में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बातचीत की और मुज़ाकरात की ज़रूरत है और सबको अपनी अना को कुर्बान करके आगे चलना होगा। और ख़ान साहब ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी अना को कुर्बान करने का फ़ैसला किया है। तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, इसके ऊपर हम प्रोग्राम के हिस्से में बातचीत करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता खीलदास कोस्तानी साहब हमें ज्वाइन करने पर हैं और इसी तरह से नदीम कुरैशी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और पंजाब असम्बली के अंदर मेंबर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कोस्तानी साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये बताएं कि ये रियलाइजेशन अगर तमाम सियासी जमातों में ये है तो बातचीत आगे क्यों नहीं शुरू क्यों नहीं हो रही, मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? जी शुक्रिया। देखें, बात यह है कि आपने जिस तरह फरमाया कि बातचीत हो, डायलॉग हो, लीडरशिप के नाम बताया कि इनके दरमियान ये बातचीत हो, मतलब राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, फलाना ये कह रहे हैं। बात ये देखें, बातचीत का दरवाज़ा इमरान खान साहब ने खुद बंद कर दिया था। आपने देखा जब हम अपोजिशन में थे, हमारे अपोजिशन लीडर उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब जो आज वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा आए चार्टर इकानमी करें। उनको उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जेल में डाल दिया। ये सलाह दिया कि वो उन्होंने मुल्क के खातिर बातचीत के दरवाज़ा खोला। उन्होंने पुलवामा का वाक़या हुआ, सारी अस्करी सियासी क़यादत मौजूद थी, वज़ीर आज़म नहीं था, स्पीकर ने बुलाया था, सारी अपोजिशन बैठी हुई थी, वो नहीं आए। उन्होंने कहा मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। जो बंद गली में ये चले गए हैं या इनकी सियासत चली गई है। देखें, जब तक जो ISPR की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनमें भी उन्होंने कहा कि जो उन्होंने जो कुछ किया है उसकी माफ़ी मांगे और आगे बढ़ें। मगर आप देखें कि एक तरफ ये टेलीग्राफ में जो आर्टिकल छपा है, क्या ये पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर आज तक ये हरकतें इस तरह की कर चुका है या की है? कितने फांसियों पे चढ़ गए, नाअहल हो गए, हाईजैकिंग के केसेस में चले गए, कितनी तकलीफ़ें हुई, जेलों में भुगता, जलावत ने भुगती। कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं की। इन्होंने IMF को ख़त लिख दिया। तो आप ये इनका टारगेट मुझे नहीं पता कि ये किससे लड़ना चाहते हैं। सियासी मुकाबला सियासी मैदान पे होता है, हम हमारा बिल्कुल करें, हम उनसे सियासी मुकाबला करेंगे, हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। मगर ये शख्स चाहता है कि आइन और कानून से निकल के मुझे जिस तरह 2018 में वज़ीर आज़म के मनसब पे बिठाया था, इस तरह मुझे हुक्मरान बनाया जाए, मैं अकेला हुक्मरानी करूं, सारे जो है बाकी जमातें, बाकी सियासी उन पे उनके रास्ते बंद कर दूं और एक मैं ही हुक्मरान हूं। अभी वो तो सदर आरिफ अलवी साहब तो मौजूद है, वो कह रहे हैं कि ठीक है बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कमेटी भी बनाई है एक 3 रुकनी। आरिफ अलवी हो, रऊफ हुसैन हो, गौहर हो, किसी की इस अना और तकब्बुर के सामने इनके बयानात की कोई अहमियत नहीं है। जो बंदा जेल में बैठकर आज भी इंतशार और जिस तरह इदारों पे हमले, जिस तरह इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात, जिस पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान की पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा आज भी कर रहा है, मैं नहीं समझता कि इनका कोई भी रहनुमा अगर कोई बात कर दे वो बात आगे बढ़ेगी। अगर बात बढ़नी हो, आपको मैं एक बात याद दिला दूं, हमने इलेक्शन के लिए, इलेक्शन जो हमारी 16 महीने हुकूमत थी, उसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जो उस वक्त के रहनुमा थे, बैठे थे, तारीख तय हो गई थी इलेक्शन। ये जब वहाँ पहुंचे लाहौर तो इनको जवाब मिल गया। तो ये बात कर भी ले तो आप समझते हैं कि इमरान खान नहीं मानेंगे? ज़रा नदीम कुरैशी साहब से भी पूछ लेते हैं कि मामला क्यों नहीं शुरू हो पा रहे या उनका क्या नुक्ता नज़र है। 3-4 बड़े एतराज़ात किए हैं कोस्तानी साहब ने। कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। देखिए, मैं गुजारिश ये कर दूं, हुकूमतें अपर हैंड पर होती है। हुकूमतों के रवैये में जब मुनाफकत का अंसर सबसे ज्यादा हो, वो कहें कुछ और करें कुछ। वैसे तो ये जो गठजोड़ इस वक्त पाकिस्तान में काबिज है, इसको हुकूमत कहना भी गुनाह है। ये तो अगर 2-3 फैसले भी आ गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के, फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज मुरतब हो गए,
तो ये घर में बैठे हों। लेकिन चले, जब तक ये हम पर एक इम्तहान की सूरत में मुसल्लत है, हमने हर आईनी और जमहूरी अंदाज में इनका मुकाबला करना है और बातचीत भी करनी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी अनाउंस इसीलिए की थी कि हम बात करें। अब यहाँ टीवी शोज पर बैठकर तो हमारे कई दोस्त जो पीएमएलएन के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं, वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी तरफ से कोई एक भी अमल ऐसा नहीं है जो ये साबित करता हो कि वो संजीदा है बात करने में। हाँ, वो संजीदा है अपने मुखालफिन को, बिलखुसूस हम लोगों को टारगेट करके दीवार के साथ लगाने पर उनकी कोशिश और ख्वाहिश रही है कि वो जितनी इंतकामी कार्रवाई लीडर से लेकर एक आम वर्कर के खिलाफ कर सकते हैं वो करें। पंजाब की वो पुलिस जिसको स्ट्रीट क्रिमिनल्स को, चोरों और डाकुओं को पकड़ना है, जिसने सूबे का अमन अमान बहाल रखना है, वो सारी की सारी पुलिस पिछले 2 साल में उस डिपार्टमेंट को, एक अच्छा डिपार्टमेंट था जो कम वसाइल में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता था। लेकिन आज आप देख ले कि किस तरह से सूबा और पूरा मुल्क, बेखुसूस चूंकि मैं पंजाब से हूं तो मैं पंजाब की बात करूंगा, वो एक इदारे को पोलिटिसाइज कर दिया गया सियासी वर्कर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए। तो वहां बातचीत करना इनके लिए इसलिए मुश्किल है, इन्हें पता है कि जब भी लॉजिक पे बात होगी, जब भी हम इनसे ये कहेंगे कि जी आप फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज मुरतब करें, ये कैसे करेंगे? कोई ये सब टीवी अमली चैनल्स तौर पे के तो ऊपर आपने जैसे कहा कि अमली तौर के ऊपर हुकूमत की तरफ से भी ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पीटीआई की तरफ से भी मुसलसल कभी फॉर्म 45 की बात होती है, कभी जैसे अभी कोस्तानी साहब कह रहे हैं कि आईएमएफ को ख़त, तो चले पुरानी बात होगी, अभी जो ऊपर नीचे 2 आर्टिकल लिखे काफ़ी सख्त थे वो, तो ये एक तरफ इस किस्म के आर्टिकल लिखना, इसके अंदर कुछ तो वजन है कि एक तरफ अगर ऐसे आर्टिकल लिखे जाएंगे, दूसरी तरफ फिर माहौल कैसे बनेगा बातचीत का? देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, आईएमएफ के खत की जहां तक बात है, आईएमएफ के वफ्द ने खुद जाकर चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और उस खत में कहीं ये नहीं था कि पाकिस्तान के साथ मुआशी ताल्लुकात तोड़ दिए जाए। उस खत में ये दरख्वास्त की गई कि आप इस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दें कि ये इंतखाबात जिसका आपने वादा किया था कि इंतखाबात शफाफ होंगे, गैर जानिबदाराना, तो जिस तरह के ये नताइज मुरतब किए गए आप इसको लुक आफ्टर करें। तो ये तो मैं माजी में भी होता रहा। मैं अब डॉन लीग्स की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ ब्रिटिश और यूएसए के अखबार में मज़ामीन लिखवाने की बात करूंगा, जो आज से 2-3 दहाइयों पहले सिलसिला शुरू किया गया था। और मैं स्टूडेंट था उस वक्त पॉलिटिक्स, मैं आज भी पॉलिटिक्स का स्टूडेंट, उस वक्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज का हिस्सा था। पाकिस्तान में इदारों के खिलाफ सबसे पहली जो कैंपेन जिस जमात ने शुरू की, वो जमात आज खेलदास कोहिस्तानी साहब की है। ये मासूम और अच्छे इंसान है, लेकिन चले इनकी मजबूरी है, ये जिस जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्होंने उसकी सफाई में झूठ भी बोलना है और गलत बयानी भी करनी है, लोगों को प्रूव करने की कोशिश भी करनी है। चलो अरे सब आप देख रहे होंगे, कोस्तानी साहब, एक आप चीज़ देख जो रहे है कि होंगे। अभी जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कुरैशी साहब भी, कि आईएमएफ ने भी जो अपनी रिपोर्ट जारी की है 2 दिन पहले, कल की है, उसमें वो इतराफ़ ये कर रहे हैं कि जो इलेक्शन हुए हैं उसमें सबसे बड़ी जो जमात सामने आई है, या जो सबसे ज़्यादा जिनको वोट मिले, सबसे ज़्यादा जिनके अरकान मुंतखब हुए, वो पीटीआई थी। लेकिन पीएमएलएन पीएस पार्टी ने छोटी जमातों को मिलाया, हुकूमत बना ली और अभी रिफॉर्म्स का मामला आगे चलेगा। लेकिन अमली तौर के ऊपर ना तो स्पीकर नेशनल असम्बली इनिशिएटिव ले सकते हैं कि अच्छा तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बिठाएं कि अच्छा जी हमें वे फॉरवर्ड क्या करना है, वो भी हमें नहीं नज़र आया। वहाँ तो अभी तक कायमा कमेटी में नहीं बनी। फिर इसी तरह से सदर पाकिस्तान या पार्टी के सरबराह पीएमएलएन के वो कर सकते हैं जी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हम बुला रहे हैं ताकि हम इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल सके, वो भी कॉल नहीं की गई। तो अगर ये सिर्फ बयानबाजी चलती रही, नोक झोंक चलती रही कि अच्छा जी पहले आप ये करें, पहले हम ये करते हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है ये पहले आपकी बात ही चलती रहेगी। लेकिन हुकूमत को मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ कदम तो लेना ही पड़ेगा पहले, फिर अगर कोई नहीं आता तो फिर आपका बाद में वजन भी होगा, अच्छा जी फलां ने इनकार कर दिया। नदीम कुरैशी कर रहता हूँ, मैं उनका हमेशा करता हूँ, मेरे साथ टॉक शो में हमेशा होते हैं और आज भी ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। बातें बहुत अच्छी करता है, मगर मुझे बता दें कि मैंने कौन सा इस प्रोग्राम में कोई झूठ बोला हो, कोई गलत बयानी की हो। टेलीग्राफ में खत का आपने भी जिक्र किया, वो मैंने किया है, वो लिखा है इन्होंने बिल्कुल। बात जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आप हुकूमत इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, देखें पार्लियामेंट में ये कल भी एक 3 बजे स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम जो
चीफ वेप्स हैं वो मौजूद होंगे। और इससे पहले भी कई मीटिंगें हुई है, मैं खुद भी देखता रहता हूं, जब स्पीकर के ऑफिस में हमेशा ये बैठे होते हैं। और ये इस वक्त तमाम जो इनके अपोजिशन के जो ड्यूज मतलब जो अपॉइंटमेंट है, जैसे अपोजिशन लीडर हो, पब्लिक अकाउंट कमेटी अभी डिमांड कर रहे हैं, बाकी कमेटियों है जिसने आपने जिक्र, वो सब प्रिविलेज ये ले रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। और उस पर इनके अंदर लड़ाइयाँ भी बहुत हैं, ग्रुप्स बन गए हैं इनके अंदर, वो सब कर रहे हैं, मगर बातचीत कौमी मामला पे ये करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ये चाहते हैं, ये 2014 से 18 में अपनी हुकूमत ये चाहता है, इमरान खान ये है कि मुझे किसी तरह हुकूमत की वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा दो और मेरा चीफ ऑफ आर्मी मेरी मर्जी का बैठ जाए, चीफ जस्टिस साहब मेरी मर्जी का बैठ जाए, इदारे मेरे मर्जी के बैठ जाएं और सारी सियासी जमातों को दीवार में चुनवा दूं और मैं अकेला हुक्मरानी करूं। देखें ये जमहूरी निज़ाम है, पाकिस्तान में एक आइन है, कानून है, आप इलेक्शन आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल आप जाएं ट्रिब्यूनल में। अगर मेरे भाई ने कहा ये इक़्तिदार, देखें हमने 17 सीटें भी हमने जीती थी, मगर हमने कभी भी मुल्क के इदारों पे हमले नहीं किए थे, हमने कभी आर्मी की तनसीबात पे हमले नहीं किए थे, हमने कभी IMF को खत नहीं लिखा था, हमने कभी इस तरह टेलीग्राफ में इस तरह के आर्टिकल नहीं लिखे थे। मियाँ साहब को 3 दफ़ा निकाला गया है, 3 दफ़ा बेकसूर होकर, सुरखरू होकर वो पाकिस्तान में उन्होंने सियासत भी की है, वो वज़ीर आज़म 3 दफ़ा बने। अभी भी जब हमारा यही था कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, मगर वो वज़ीर आज़म उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बना लिया। तो क्या हम अपनी ज़ात और अना के लिए, अपनी तस्कीन के लिए हम मुल्क को अपने दाव पे लगाएंगे? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद एक सियासी रहनुमा है जो मासूम पाकिस्तानियों को अपनी झूठी प्रोपेगेंडा से, अपने झूठ से, अपने अना से उनको यरगुमाल करके बैठा हुआ है और चाहता है कि पाकिस्तान में इंतशार हो। ये एक फसादी टोला है, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। कोहस्तानी साहब जो खुद 1 साल से कैद है, वो कैसे किसी को यरगुमाल बना सकता है? नहीं, मैं मासूम वर्ग को कह रहा हूं कि जिस तरह वो झूठा बयानिया देकर और इदारों के खिलाफ बयानिया देकर ये समझते हैं कि हम सारी को इस इंतशार से मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये हर जगह पे ये कहते हैं कि मईशत मेरे बगैर ठीक नहीं हो सकती, हम इनको करके दिखाएंगे, हम मईशत भी ठीक करके दिखाएंगे जिस तरह हमने किया है। इन्होंने मुल्क का दिवालिया किया, हमने इस दिवालिये को बचाया, हमने पाकिस्तान की मईशत को सीधी रास्ते पे जा रहे हैं। डॉलर इनके इंतशार की वजह से 330 पे पहुंचा, हमने 278 पे रोका हुआ है। हमने महंगाई के IMF कह रहा है कि 2029-30 तक पाकिस्तान जो है वो 5% ग्रोथ रेट लेगा और 2020-21 और 22 तक जो है 5 से 6% रहा था, तो अगले 5 साल में भी हम 6% नहीं जाएंगे। IMF तो ये कह रहा है। मैं आपको बताऊं, आप जरीदे जो सर्वेज हैं वो देखें कि वो तमाम पाकिस्तान के अच्छे जो इशारे बता रहे हैं। आप पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज देखें कहाँ पे आज खड़ी है। देखें, हम ये नहीं कि हमारा अच्छा सूरत हाल में थे, हमने बुरी सूरत हाल को मुल्क से अच्छे सूरत हाल की तरफ हमने गामजन कर दिया है। अच्छा चले, एक चीज़ ये बताएं कि क्या PMLN के सदर या पीपल्स पार्टी के सरबराह जो है या सदर मुमलकत साहब हैं, वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का कोई इरादा रखते हैं, नहीं रखते, या उन्हें करना चाहिए? अगर ये नहीं आएंगे तो एक्सपोज होंगे ना कि आ ही नहीं रहे, कि हमने तो बुलाया था। मैं आपको बता रहा हूं, देखें जब अपोजिशन लीडर उस वक्त के शहबाज शरीफ ने कहा आए चार्टर और इकोनॉमी करें, इन्होंने नहीं की, उसको जेल में डाल दिया। इन्होंने पुलवामा का वाकया हुआ, इन्होंने सारी वो तो माजी हो गया ना सर, वो तो माजी हो गया। मैं आगे की बात कर रहा हूं कि दोबारा उनको चले झूठा साबित नहीं करते थे आप बुलाकर कुछ। मैं कहता हूं पार्लियामेंट का फ्लोर पार्लियामेंट में मौजूद है, ये अपने मराद के लिए हमसे बातचीत करते हैं, ये कौमी मामलात के लिए बैठने के लिए तैयार वहाँ पे बैठना चाहिए। अच्छा चले कुरैशी साहब, आप ये जो है कि समझते हैं कि आपको जितनी भी पेशकशें की जाती हैं कि आपकी पार्टी मानती ही नहीं है, और अगर मान भी ले तो आपके जो रहनुमा बातचीत करते हैं उनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो फिर इमरान साहब जो है वो वीटो कर देते हैं या रद्द कर देते हैं, तो बात कैसे फिर आगे बढ़ेगी? ये दानिस्ता इन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की। खालिद साहब, ये पहली हुकूमत है असर हाजिर में जो मैं देख रहा हूँ एज ए कॉमन मैन के, एज एक पाकिस्तानी के, जो बजाय पब्लिक वेलफेयर पे अपनी तवज्जो देने के, बजाय पाकिस्तान को इस गर्दाव से निकालने के, बजाय पाकिस्तान के एक आम आदमी को, ये टीवी पर बैठकर बहुत अच्छे पॉइंट्स बोलेंगे, लेकिन जब तक कॉमन मैन भूख से अपने बच्चों समेत खुदकुशियां करता रहेगा, जब तक एक कत्ल होने वाले नौजवान का बाप टीवी पर डाकुओं से अपील करता रहेगा कि डाकू भाई मेरे बच्चों को ना मारो, ये 20 साल का बच्चा जवान करने में
वालदैन का बड़ा कुछ सर्फ होता है। जब तक पाकिस्तान में अशराफिया मौज मस्ती और गरीब तिफल तसलियों में रहेगा, मैं नहीं समझता इनके कोई इशारे अच्छे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस वक्त मौजूदा जो सरकार पाकिस्तान पे काबिज है, इन्होंने ये तय कर लिया है कि हमने दो बातें, एक इमरान खान पे इल्जामात और दूसरा 9 मई। मैं यकीन करें पाकिस्तान के फैसला साजों से अपील करूंगा, खुदारा आप इनको अगर ये एजेंडा देकर इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर खत्म करवाना चाहते हैं, इनके एजेंडे से तहरीक इंसाफ खत्म नहीं होगी। आप इस गवर्नमेंट पे अपना जो आईनी हक है वो इस्तेमाल करके इनसे अवामी काम लें। इनसे पूछे गंदुम क्यों नहीं सेल हो रही, ये कहते 9 मई हो गया। इनसे पूछे गरीब भूख से क्यों मर रहा है, ये 9 मई हो गया। इनसे पूछे डॉलर तो आप कहते थे 150 रुपए का हो जाएगा। इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 रुपए था। इमरान खान के दौर में बिजली का डोमेस्टिक यूनिट 18 रुपए का था, कमर्शियल यूनिट 35 रुपए का था। आज 80-90 रुपए के बिजली के यूनिट्स हो गए हैं। 300 रुपए लीटर ऑलमोस्ट पेट्रोल है। इनको पता ही नहीं है। खेलदास साहब ने फरमाया कि जी ये अपने प्रिविलेजेस लेने के लिए, अपने बेनिफिट्स लेने के लिए हमारे से बात करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट में, असेंबलीज में अपोजिशन सिर्फ अपने अपने बेनिफिट्स ले लेगी और गवर्नमेंट के लोगों को नहीं मिलेंगे? भाई ये सब लोग आपके साथ अगर बैठे हैं तो वो आपकी मन मंशा से किसी तरमीम की तरफ बढ़ते हैं। आप अगर इतने ही पाकिस्तान के हमदर्द हैं, ऐलान कर दें नेशनल असेंबली के तमाम लोग जो गवर्नमेंट साइड से कि जी आज के बाद हम कोई पैकेज नहीं लेंगे, कोई हम सपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं लेंगे। कुरैशी साहब देखिए, इलेक्शन को 3 महीने हो गए। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और आज 12 मई आ गया, तो 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन सकी। इसमें जहां शायद हुकूमत की या स्पीकर साहब की गफलत हो, वहाँ पे अभी तक नाम भी नहीं दिए गए अपोजिशन की जानिब से। बाकी पार्टियों ने भी नहीं दिए, आपकी पार्टी ने भी नाम नहीं दिए। अभी तक कुछ तो वजह है कि जो ये सारे मामला लटक रहे हैं। देखिए सर, पहले 2 माह तो यही नहीं पता चल रहा था कौन शायद असेंबली में रहेगा, कौन बाहर जाएगा। ये पाकिस्तान के पहले इंतखाबात हैं, वो तो अभी भी नहीं पता चल रहा। तो 60 दिन तक नताइज मुरतब हो रहे थे हुजूर। अभी पिछले हफ्ते लोधरा के वो जो हमारे काजू साहब इलेक्शन जीते हैं, तो उनका रिकाउंटिंग में हरा दिया गया था। ये तो अल्लाह भला करे पाकिस्तान की अदालतों का। मैं सलाम पेश करता हूँ सारे निजाम में उन आदिल जजेस को जो बड़ी जुर्रत करके आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। और पंजाब में तो अभी भी तो वैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फड्डा ही पड़ा हुआ है कि बनेंगे कितने बनेंगे, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये दानिस्ता ये डिले टैक्टिक्स हैं। लेकिन मैं खालिद साहब आपके तवज्जुह से, एबीएन के तवज्जुह से हुक्मरानों को दरख्वास्त करूंगा, हालांकि दरख्वास्त करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मैं कॉमन मैन का नुमाइंदा हूँ, मेरी हद्दुल वसा कोशिश होगी हम आजिज़ी और इनकसारी से इनको इल्तिजा करें कि हुजूर ये दौर खत्म हो जाना है। शहनशाह अकबर का दौर भी नहीं रहा, बड़े बड़े शहनशाहों के, बड़े बड़े जालिमों के दौर खत्म हो गए, आपका दौर भी खत्म हो जाएगा। खुदारा इन लोगों को ये तिफ्ल तसलियों की बजाय, इन लोगों को ये लफ्जी लॉलीपॉप्स देने की बजाय पाकिस्तान की आवाम को भूख और अफलास में धकेल कर अपनी अरबों रुपए की जनादें बनाने वाले लोगों को मैं ये दरख्वास्त करूंगा, खुदारा लोगों के लिए सोचे। अब आप हुकूमत में हैं, यू आर नॉट इन अ पोजिशन, आपके लिए अब ये वक्त है कि आप डिलीवर करें। आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आपकी जो रही सही साख, जो थोड़ी सी बड़ी खफीफ सी बच गई है, क्योंकि सियासतदान की ताकत और इज्जत अवाम से होती है। जिन सियासतदानों के साथ और बिलखुसूस जिन हुक्मरानों के साथ अवाम नहीं होती, खालिद साहब, वो मुर्दा घोड़े होते हैं, नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, हमारे पास 2-3 मिनट मजीद है, तो कोहिस्तानी साहब से भी, आपसे भी, कि ये कश्मीर में 3 दिन से जो कुछ हो रहा है, और बड़े अफसोस की बात है कि आज जाके इस्लामाबाद में एहसास पैदा हुआ कि अच्छा ये कश्मीर में भी आग लगी हुई है 3 दिन से। वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, पुलिस वाले हों, उन बेचारे के साथ जो कुछ मुजाहिरीन के साथ हुआ वो भी सारा कुछ सामने है। और मसला सिर्फ क्या है कि बिजली के ज़्यादा बिल हैं और आटा महंगा है वहाँ पर। ये 2 मुतालबात है सिर्फ पूरी वहाँ कम्युनिटी के। लेकिन आज जाके प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट यहाँ से आया और जरदारी साहब ने भी आज मीटिंग बुलाई, तो ये तीसरे दिन क्यों एहसास हो रहा है? पिछले 1 साल से मसला चला हुआ है। तो आप नहीं कोहिस्तानी साहब समझते हैं कि इस्लामाबाद को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए? हुकूमत तो हम बदल लेते हैं, जैसे इस्लामाबाद में हुकूमत बदलती है फौरी तौर के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हम हुकूमतें भी बदल देते हैं, लेकिन वहाँ के हालात क्यों नहीं बदलते हम? देखें, पहली बात है एहतजाज करना हर पाकिस्तानी हो या आज़ाद कश्मीर का अगर शहरी तो उसका हक है एहतजाज। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी उनसे
जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई है, जो इंतशार हुआ है, उनसे लाताल्लुकी की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी ये सारी प्रोपेगेंडा है, और ये मुझे बड़ा अफ़सोस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम्स है ऑफ़िशियली, उनसे जो वीडियो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, और इनके जो ट्वीट, इनके सरकर्दा लीडर जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसको उस एहतजाज में और उस इंतशार में तेल छिड़कने की, पाकिस्तान में बैठ के जिस तरह काम कर रहे हैं, मैं इनकी मज़म्मत करता हूँ कि खुदारा आपने क्यों आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ आप ये इस तरह की अपनी सियासत के लिए, अपने अपनी ज़ात के लिए आप सब कुछ ये करते हैं। मगर मुझे अफ़सोस होता है कि नदीम भाई भी बड़े मुझे इस पे उम्मीद है कि ये भी मज़म्मत करेंगे कि इस तरह की जो सोशल मीडिया की हरकत है इनके ऑफ़िशियल ये टीम्स की, ये ये कोहिस्तानी कहाँ साहब पूरे चलेगा? एक साल की मेहनत के बाद ये हालात पैदा हुए हैं। ये एक साल से वहाँ पे एक्शन कमेटी बनी हुई है और ये मसले मसाइल चल रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ एहतजाज करना हर किसी का हक है। इश्यूज पाकिस्तान में भी है, दुनिया में और भी होंगे, मगर उनके कोई ये रास्ता तशद्दुद नहीं होना करने चाहिए, डेफिनेटली तशद्दुद किसी के अंदर भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमतों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुरैशी साहब, आखिरी 1 मिनट है, आप भी इस पर ज़रा कुछ कमेंट करना चाह रहे हो तो ये तो 9 मई के बाद ये आज़ाद कश्मीर का भी आपके सारे ही आ रहा है। देखें जी, अब तो पाकिस्तान में जो भी खुदा न खास्ता कोई जुर्म होगा या हादसा होगा, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आनी है। अब इदारों को भी खुली छूट है, मतलब से जो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस और दीगर इदारे जो हैं, उनको खुली छूट है। अभी क्रिमिनल्स लोगों को मारते फिरे, तो ये सब कुछ तरीके इंसाफ कर रही है। एक मैं अपने भाई से कहूंगा, खेलदास साहब से, ये मासूम आदमी है, अच्छे इंसान है, बहुत जाती तौर पे मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये सिंध के सिर्फ उस बुजुर्ग का वो स्टेटमेंट सुने जो अगले दिन सोशल मीडिया पे था, वो डाकुओं से अपील कर रहे थे, उनका बच्चा कत्ल किया स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने कराची में, स्ट्रीट क्राइम के दौरान। उन्होंने अपील की कि यार ये 20-25 साल का जो बेटा वालिदैन पैदा करके बड़ा करते हैं, उनकी जिंदगी सरफ हो जाती हैं, चीजें छीन ले, बच्चों को ना मारे। ये हमारी सारी हुकूमत के लिए एक ऐसा दाग है जो नहीं धुल सकता। ये हुक्मरान लोगों की के दिल जीत कर हुक्मरानियां करते हैं, या ये हर बात सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। इनको जो जो मिल जाए, भाई आप एफआईआर आपके हाथ में है। जो जालिम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, वो मैं समझता हूँ ज्यादती कर रहा है। उसके खिलाफ उसको कानून कार्रवाई के होनी घेरे में चाहिए, लाना लेकिन चाहिए, अवाम के लेकिन मेरे ख्याल में मसले भी हल होने चाहिए, उसके ऊपर भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। मसाइल के हल की तरफ जाएं। मैं नदीम आपने भाई सिर्फ ने कहा इल्जामात कि मैं जी, जी कोहिस्तानी साहब नदीम भाई मुझे मुझे मैं 10 मिनट, जिस तरह इन्होंने कहा कि सिंध में ये वाकयात हो रहे हैं, आप मेरे ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट में जाएं। अयाज पठान, एक मासूम बच्चा कच्चे के डाकुओं ने उठाया था, मैंने उसके लिए 3 दिन पहले ट्वीट किया था, 2 दिन पहले वो बच्चा बाजियाब हुआ है। जहाँ पे भी ज्यादती नाइंसाफी होती है, किसी भी वहाँ पे आवाज पाकिस्तानी, उठानी चाहिए और हुकूमतों को जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। एक ट्वीट पाकिस्तान के गरीबों के लिए कर दें, पाकिस्तान के मजबूरों के लिए। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, आप क्योंकि सिंध में ना सलाम की जगह ये हाथ जोड़ा जाता है, ये रिवायत है सिंध की। आपके गरीब के लिए, मजदूर के लिए, आप पंजाब के काश्तकार के लिए भी एक ट्वीट कर दें जो गंदम गंदम पैदा का करके काफी बैठे मसला बना हुआ है वहाँ पे। तो जान को रो रहा है। अगर आपके ट्वीट में इतना जादू है, तो हुजूर सुबह से शाम तक ट्वीट पे बैठे रहे, ट्वीट करते रहे, ताकि लोग आजादी से जी सके। नदीम साहब, अगर आपसे ज्यादती नाइंसाफी होगी तो मैं आपके साथ भी खड़ा चले, रहूंगा। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम, आपके बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे थे कि मजमूई सूरत हाल के अंदर सदर आरिफ अली साहब भी कहते हैं कि जी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी तैयार हैं, लेकिन आगाज़ नहीं हो रहा। किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी और इसमें हुकूमत की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अहम जिम्मेदारियाँ सारी की सारी, क्योंकि इख्तियार भी उनके हाथ में होता है, तो उसको पहल करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ आज़ाद कश्मीर के मामलात के ऊपर कश्मीरी लीडरशिप से बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम बातचीत करते पाकिस्तान की कुछ सियासी सूरत हाल के बारे में और इसके साथ साथ कुछ कश्मीर के ऊपर डिस्कस किया। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने जो पिछले 3 रोज़ से एहतजाजी तहरीक शुरू की हुई है, वो भरपूर तरीके से इस वक्त जो है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में उसकी अक्कासी नज़र आ रही है। पुरतशद्दुद वाक़यात भी हमें मुतअद्दिद मकामात पर नज़र आए, जिसमें एक पुलिस जो ASI है
वो जाँ बाक हुए और दर्जनों पुलिस एहलकार भी और अफराज जो है कि उनके ज़ख्मी होने की इतलात भी मिली हैं। फिर इस किस्म की इतलात भी आई हैं कि जो चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड है अमजद जलील, उन्होंने भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और कहा कि इस सारी सूरत हाल की ज़िम्मेदारी जो है कि वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और काबीना पे आयद होती है कि जो पिछले 1 साल से अवामी एक्शन कमेटी जो है कि सिर्फ 2 मुतालबात कर रही है, जिसमें एक बिजली के एक्सेसिव बिल है और दूसरा जो है कि वो आटे की कीमत, जिसको ये कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के बराबर जो है कि ये कीमत मुकर्रर होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा और इन मामलात को मिल बैठ कर बातचीत करके हल किया जा सकता था, लेकिन इतना बिगड़ा गया कि ये पुरतशद्दुद वाक़यात में तब्दील हो गए। इसके साथ साथ जो है कि अभी इस्लामाबाद में आज तीसरे 2 दिन जाकर इस्लामाबाद में जो है कि इस चीज़ का एहसास किया गया कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, और ये भी सोशल मीडिया पे जिस किस्म की मनाज़र आए उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी, और भारत तो ऐसे मौक़ों के लिए जो है कि वो तलाश में होता है कि उसने जिस किस्म का इसको उछाला, उसके बाद जो है कि इस्लामाबाद के अंदर भी शायद वज़ीर आज़म की आँख खुली और उन्होंने भी इसका नोटिस लिया, और आसिफ ज़रदारी साहब ने गुज़श्ता रात ही इसका नोटिस लिया और फिर यहाँ पे अहम इजलास तलब किया। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी जो इस्लामाबाद में मुकीम है, उन्होंने भी अपनी काबीना के अरकान और जो पार्लिमानी अरकान हैं पार्टी इत्तेहादी, उनको बुलाया और इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। मीनवाइल रावलाकोट के अंदर जो है इंतज़ामिया और हुकूमती मशीनरी जो है कि वो इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी के कायदीन हैं उनसे भी बातचीत कर रही है ताकि जो एक बहुत बड़ा काफ़िला मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ रवाना है उसको रोका जा सके। तो सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हमारे मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं फ़वाद अब्बासी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। फ़वाद उस्ताद अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा ज़रा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कोई एहतजाज की जो कैफियत पिछले 2 दिनों में देखी वही है, या मुज़ाकरात जो शुरू हुए हैं उसके बाद थोड़ा सा जो है कि कुछ नरमी हुई है? वालेकुम सलाम खालिद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता 3 रोज़ से आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद में आज तीसरा रोज़ है, पुरअमन गुज़रा, लेकिन बाकी पूरे आज़ाद कश्मीर से जो काफ़िले हैं वो इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद की दवाएं, कोटली, रावलाकोट, डोडियाल, बाग, अर्जा के मकाम पे इन्हें रात गए ये काफ़िले अर्जा के मकाम पर पहुंचेंगे, जहां से इन्होंने वापस मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मूव करना है। ये बताइए कि अर्जा से मुज़फ़्फ़राबाद जो है कि ये कितना सफ़र है और ये कब तक मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच सकते हैं अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो? अगर मुज़ाकरात अभी जारी थे लेकिन डेडलॉक बरकरार है। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ये तकरीबन सुबह 10-11 बजे तक हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल ना किया गया तो ये सुबह 10 और 11 बजे के दरमियान मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच जाएंगे। अगर हुकूमत ने इनको रोकने की कोशिश की तो ये जो टाइम फ्रेम जो लंबा लग सकता है। ये बताएं कि ये बुनियादी मसला जो है कि इतनी तवालत क्यों इख्तियार की? ये वक्तन फ़क्तन मुज़फ़्फ़राबाद में, मीरपुर में या रावलाकोट में इस किस्म की डिमांड्स आती रही हैं, तो ये इतना मामला लटक क्यों गया और ये इतना ज़्यादा इसके अंदर ये पुरतशद्दुद वाक़यात, इतनी कशीदगी क्यों पैदा हो गई? कहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई है? कहाँ पे कोई गलती किससे हुई है कि जिस वजह से ये सारे हालात पैदा हुए हैं? हाँ साहब, ये तहरीक गुज़श्ता 1 साल से चल रही है। 5 फरवरी की उसी दौरान मुज़ाकरात होते रहे। 5 फरवरी को दोबारा कॉल दी गई पैजाम शटडाउन की। उस दौरान हुकूमत की तरफ से एक मिसालती कमेटी बनाई गई जो कमेटी के नुमाइंदगान हैं उनके साथ इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में एक मुज़ाकरात हुआ। वहाँ पे इनके साथ जो एक 9 नकाती एजेंडा है वो फाइनल किया गया, जिसमें 90% इनके जो मुतालबात हैं वो मानेंगे। 1 महीने का इनसे टाइम लिया गया। 1 महीने के अंदर हुकूमत की तरफ से जो अवामी एक्शन कमेटी है किसी जिम्मेदार से कोई रब्ता नहीं किया गया। 5 मार्च को जो दोबारा इनसे रब्ता किया, जिस वक्त इनने जो कॉल असम्बली घेराव की दे दी थी, उसके बाद हुकूमत की तरफ से एक जो 27/4/2024 को एक लेटर जारी किया जाता है, लेकिन तब तक जो अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना था कि अब जो है वो डायलॉग नहीं हो सकते क्योंकि इनने जो हुकूमती नुमाइंदगान और मसालती कमेटी है इसकी तरफ से हमारे पास हमें बहुत ज्यादा टाइम लिया गया, लेकिन उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं किया। अच्छा, ये जो 90% आप कह रहे हैं कि इनके मुतालबात तस्लीम हो गए थे, अभी क्या ये जो 10% क्या रह गया है कि ये अभी तक क्यों नहीं मसला हल हुआ? ये बुनियादी 10% नुकात ये हैं क्या? और वो इसमें सब 2 जो नुकात हैं इनके जो जिसपे अभी तक जो मामला है वो अटका हुआ है, उसमें एक बिजली की पैदावारी जो लागत है वो, और दूसरा जो आटा सब्सिडाइज है उसमें गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक दी जाए।
जो बिजली यूनिट ये मांग रहे हैं, जो पैदावारी लागत है ये कह रहे हैं वो तो बहुत कम है, अगर ज्यादा हमें जो दी जाए 2 रुपए या 3-5 रुपए तक जो है वो हमें दोबारा जो लागत दी जाए, पैदावार जो है आजाद कश्मीर में है बिजली की, जबकि जब हमें वापस खरीदनी पड़ती है 40 और 50 रुपए फी यूनिट जो है वो दोबारा हमें खरीद कर असल हम उसको खरीदते नहीं। लेकिन ये मामला तो वफाक के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत जब तक वफाक के साथ कुछ मामला तय नहीं होंगे तो कैसे ये पूरा करेगी डिमांड? ये डिमांड में हुकूमत ने जो है, जो मसालती कमेटी थी उसने इनसे 1 महीने का, जो अवामी एक्शन कमेटी है 1 महीने का उनसे टाइम लिया था। 1 महीने के अंदर ये चीज तय हुई थी कि हम वफाक से बात करके फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन उस दौरान जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ किसी किस्म की जो मसालती कमेटी है उन्होंने राब्ता नहीं की। और अभी जो है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसमें फिर क्या बात हो रही है? आटे की कीमत तो शायद जो है कि आप एजे के गवर्नमेंट सेटलमेंट कर ले, लेकिन ये बिजली की कीमत तो वफाक के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हुए बगैर नहीं कर सकती, तो फिर ये मुज़ाकरात के इम्कानात कितने होंगे कामयाबी के? वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने रात ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हम जो बजट है तरक्याती बजट उसमें से काट लगा के बिजली और आटे वाला मामला हल कर सकते हैं, लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से ये जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको ये वाज़ेह पैगाम भी भेजा गया, उसको बताया भी गया जब तक नोटिफिकेशन इन 2 चीज़ों का हमें नहीं दिया जाता था ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। चलो, बहुत शुक्रिया। फवाद अब्बासी हमारे से बातचीत करने खसूसी हैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो KP और वफाक के अंदर जो सियासी और माली मामला हैं वो भी बड़ी कशीदा सूरत हाल बनती जा रही है, और मुज़म्मिल असलम साहब जो वज़ीर आला KP के मुशीर ख़जाना है वो हमारे साथ होंगे और हम बातचीत करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस प्रोग्राम के हिस्से में बातचीत करें पाकिस्तान की कुछ माशी सूरत हाल के हवाले से, और बिलखसूस जो KP और वफाक के अंदर बड़े मामला चल रहे हैं इस वक्त, और जिसके नतीजे में आपने रिसेंटली CM KP और गवर्नर KP के जो सख्त बयानात भी देखे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बातचीत करेंगे। मुज़म्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो माहिर मईशत भी हैं और KP के सारे जो माली मामलात हैं इस वक्त वो देख रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। एक तो हमें ये बता दीजिएगा कि ये कोई वफाक और KP के अंदर कुछ मामला सुधरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपके कितने फंड्स आपके ड्यू हैं, कितने मिले हैं, कितने नहीं मिले, और क्या कोई पेशरफ्त भी हो रही है या सिर्फ बयानबाजी चल रही है इस वक्त? देखें, बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खालिद साहब आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। बात यह है कि दो चीजें। एक चीज ये है कि जो 18वीं तरमीम के नतीजे में 7 NFC अवार्ड हुआ, जिसपे जो वसाइल की तकसीम है वो तो जो है प्रॉपर ऑन टाइम आती है, उसमें कोई शिकायत नहीं है, और वो हमें नहीं सारे सूबों को आती है। वो 15 तारीख और 30 तारीख हर महीने की जो है वो रकम मुंतकिल हो जाती है। कुछ मामलात ऐसे हैं जो बराह रास्त हैं सूबों के वफाक से, यानी कि अगर हमारा कोई मसला है तो वो पंजाब का नहीं है या सिंध का नहीं है, उनमें जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, और उसमें जो रकम की जो अदायगी है वो नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे पानी है, पानी की बिजली जो नेट हाइडल, वो सारे बिल्कुल नेट हाइडल प्रॉब्लम। अब पाकिस्तान में जो है हम आप 60 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, हमें जो है अभी 1 रुपए 10 पैसे के हिसाब से इन्होंने आखिरी 2017 में इंटरिम वो किया था एक एग्रीमेंट, उसके मुताबिक भी जो है पैसे नहीं दे रहे। आखिरी इस साल अक्टूबर में आए थे। फिर इसी तरह ऑयल एंड गैस रॉयल्टीज हैं, वो जो है रॉयल्टीज जो है और विंडफॉल प्रॉफिट जो है उसमें जो है बार बार जो है कमी पेशी होती है। फिर इसके बाद तीसरी बड़ी चीज ये है कि फाटा जो है, जो इस वक्त मुल्क का जो जिसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बेस है इस वक्त, वहां पे जो है जब वो जम हुआ था KP के साथ तो उस वक्त 60 अरब तनख्वाहें थी। सिर्फ इस साल हम 96 अरब तनख्वाहें देंगे और 20 अरब और हमारे नॉन सैलरी अखराजात होंगे, 116 अरब, लेकिन वफाक सिर्फ 66 अरब दे रहा है उसमें। तो इस तरह के जो मामलात हमारे इनसे चल रहे हैं, इस साल का सिर्फ तखमीना मैंने लगाया जो ये साल खत्म होने वाला है, 200 से 225 अरब रुपए ये, और अगर फाटा की अगर निकाल लें
तो 300 अरब रुपए जो है वफाक से हमें बराह रास्त आने चाहिए, वो नहीं आ रहे। फिर इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीजें भी हैं, जो मतलब चीजें भी है ऐसी, जैसे ऑयल एंड गैस पे जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी है गैस पे, वो जब गैस निकली थी उस वक्त 10 रुपए फी MMBTU देते थे, अभी तक 10 रुपए ही दे रहे हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ निकल गई है। फिर ऑयल एंड गैस पे जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी बनती है, वो दे ही नहीं रहे। फिर ऑयल एंड गैस की जो है विंडफॉल प्रॉफिट है, उस पे जो है स्टे ले लिए हैं। तो वो तमाम मामला जो हैं वो इन्होंने जो है वो पेंडिंग रखे हुए। अच्छा, तो बस एक एहसान ये हो रहा है कि वो जो 18वीं तरमीम के नतीजे में जो वसाइल की एनएफसी तकसीम है वो जो मिल रहे हैं फेडरल आपको, चलें शुक्र करें वो तो मिल रहे हैं। ये बताएं कि जो ये ड्यूज सारे हैं, इसमें कोई खतो किताबत, कोई पेशरफ्त, बातचीत, कोई मामला चल रहे हैं या? बिल्कुल चल रहे हैं। अच्छा, केयर टेकर के जमाने में भी चल रहे थे। अली अमीन साहब तो आपको पता है कि हर अपनी टॉक्स में बार बार ये मामला उठा रहे हैं। मैंने खुद बजाते खुद जो है फाइनेंस एडवाइजर 7 खत लिखे हैं जिसमें 12 इश्यूज हैं। तो कोई जवाब भी देने की जहमत नहीं, रिप्लाई भी देने की जहमत नहीं। फिर अगर कोई एंगेज करा देते हैं तो वो वहां से जो है अपने सेक्शन ऑफिसर या जो है नीचे के लेवल के लोगों को जी ये अच्छा हिसाब भेज दें, वो भेज दें, कोई सीरियसनेस नहीं है। अच्छा, तो दूसरा ये जरा एक ओवरऑल इकोनॉमी की तरफ भी आ जाते हैं। IMF ने 2-3 चीज़ें अहम की हैं जिन पे मैं आपके कमेंट्स लेना चाह रहा हूँ। एक तो वो ये रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि आपकी जमात ने जो है कि सबसे ज़्यादा वोट लिए और सबसे ज़्यादा मेंबर भी आपके मुंतखब हुए, लेकिन हुकूमत बाकियों ने बना ली। दूसरा जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन वो कर रहे हैं 2028-29 तक, वो आखिरी 2-3 साल के अंदर 5% ग्रोथ जो है कि रुकी हुई देख रहे हैं हम। और अभी आप जब छोड़ के गए थे गालबन वो एक साल 5.8 था, दूसरे साल 6.2 था। तो ये अभी भी सूरत हाल को सुधरती हुई नहीं दिखाई दे रही इकोनॉमी की। तो ये कैसे अगले 2-4-5 साल गुजरेंगे आपके ख्याल में, या क्या होना चाहिए? देखें, बात यह कि जब हम छोड़ के गए आपने वजह फरमाया जो 6.2% थी, और लेकिन उससे जो आखिरी उसके जो 6 माह थे वो 12% और 7% से ग्रो कर रहे थे। यानी कि अगर हमारी वो मोमेंटम चलता रहता तो अगले साल भी 6-6.5% पे हम जा रहे थे। अब ये जो 2 साल गुजरे पहले, तो इसका हिसाब ले लेना इनसे। इनका जब पहला साल हुकूमत का आया तो वो मनफी 0.5% ग्रोथ थी, मनफी। और जो ये साल अब खत्म होने जा रहा है इसकी है 1.7% ग्रोथ। यानी कि वो इन दोनों को जमा कर लूं तो 2 साल की मजमूई तौर पे 1.2% यानी औसत 0.6% ग्रोथ थी। ये 76 साल के बदतरीन 2 साल, ठीक है, इतने बदतरीन साल पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। तो ये सियासी अदम इस्तेकाम तो अगले भी 3-5 साल में यही है। मैं तो यही देख रहा हूँ कि 5% ग्रोथ कैसे प्रोजेक्ट कर ली। अच्छा, ये तो हर साल के इब्तिदा में आप कुछ भी बोल देना, वो तो आखिर बताती है कि हो क्या रहा है। जैसे ये साल भी जब शुरू हुआ था तो शहबाज साहब ने 5% ग्रोथ रखवाई थी, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। वो 5 से गिरती यहाँ तक पहुंच गए। अभी जो अगले साल की IMF ने तखमीना दी है वो भी 3.5% का दी है। मतलब जो IMF कहना तो उसको सीधा आधा कर ले तो आप सेफ हैं, आपकी मतलब कोई मतलब मुश्किलात नहीं होगी। तो जहाँ पे बिजली अभी IMF जो इधर वाटर टेस्ट करने आई है माशाल्लाह से, और आपने सियासी अदम इस्तेकाम की बात कर दी। IMF ने बेसिकली, मैंने इतनी रिपोर्टें पढ़ी IMF की, बेसिकली IMF ने दबे अल्फाजों में कह दिया कि भाई जिनको हुकूमत बनानी चाहिए थी वो नहीं है, और वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, और जिनकी हुकूमत है वो छोटी छोटी पार्टियों से जो है वो नहीं। इस रिपोर्ट के अंदर जितने रिस्क बताए हैं उन्होंने, उसके इंक्लूडिंग रेपुटेशन, मतलब रीपेमेंट्स और ये बाकी चीज़ें तो थे ही थे, हमारे मसले चलते थे, लेकिन रेपुटेशन आ गई है, फिर आपकी सिक्योरिटी आ गई है, फिर आपकी पोलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई है, और फिर उसमें SIFC के बारे में भी उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है वो। देखिए, वो SIFC को अभी तक जो है, अगर आप यूं देखें तो एक होती है ECC, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो सब तमाम माशी फैसले करती है, जो वजीर खजाना चेयर करता है। ECC से जब फैसले मंजूर होते हैं तो वो कैबिनेट में चली जाती है। कैबिनेट जो है एग्जीक्यूटिव का हाईएस्ट फंक्शन है, जहां से वो अप्रूवल होता है। और अगर कोई फाइनेंस बिल रिलेटेड चीज होती है तो फिर वो असेंबली में चली जाती है। तो अब जब हम देख रहे थे केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही थी तो ECC कैबिनेट से SIFC जा रही थी, यानी कि असेंबली चले। उस वक्त आप यूं कह रहे कि असेंबली नहीं थी तो एक रोल SIFC प्ले कर रही हो, ठीक है ना। अभी कानूनी तौर पे जो है SIFC का कोई एक वो नहीं है,
आप ये कह लें कि कोई एक्ट नहीं बना के क्या उनकी तो लीगल function कवर होने नहीं है चाहिए, उसका। क्या नहीं। बिल्कुल हाँ। आपने वर्ड सही बोल दिया, लीगल कवर नहीं है। या तो अब लीगल कवर दे दें उसको, तो फिर आईएमएफ से भी हम भी आंखों में आंख डाल के बात करें ना कि भाई भाईजान ये लीगली असेंबली ने पास की है, ये इसका रोल है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। जब तक ये नहीं होगी तो फिर आईएमएफ ने एक जिसे कहते हैं कि नुक्ता तो सही उठाया है। तो ये एक चीज हुकूमत को अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि 2 साल हो गए इसको कवर क्यों नहीं कर रहे। तो इसको कवर कर ले ताकि मामला खत्म कर दें। अगर SIFC के हवाले है चीजें, ठीक है, उसमें बहुत SIFC ने देखे कुछ चीजें अच्छी भी की हैं, कंट्रोल किया, एक्सचेंज रेट को किया, स्पेकुलेशंस को कंट्रोल किया है, जहां पे ये बिजली गैस वगैरह की चोरी हो रही थी वहां पे भी कुछ पहुंचे हैं। तो ये तमाम मामला जहां पे रेंट सीकिंग हो रही थी उसमें भी किया है। लेकिन अब इसको एक जिसे कहते हैं ना अमली जामा पहना देना चाहिए, वो जरूर अभी होना तक चाहिए। नहीं पहना। अच्छा, 1-2 मिनट है मुजम्मल साहब, मुझे ज़रा बड़ा क्विकली के ये जितने सारे चैलेंजेस हैं आपकी सूबे की मईशत सारी की सारी जो है नेशनल इकनॉमी के साथ जुड़ी हुई है। आप कंट्रीब्यूट भी करते हैं, आप रिसीव भी करते हैं। अब जहाँ पे रिसीवल आपकी सिचुएशन जब पॉलिटिकली भी ठीक नहीं होगी, इंटरनेशनली भी आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो यकीनी बात है उसका इम्पैक्ट सूबे तक भी आएगा। तो फिर आपके लिए ये चैलेंजेस कितना मुश्किल होगा कि आप अपने सूबे के अंदर लोगों को डिलीवर करके और उनके लिए कुछ कर सकें। देखिए, हम तो कोई वफाक से फालतू पैसे नहीं मांग रहे थे। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारे जो बनते हैं ना वो दे दें। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फाटा जब जम हुआ हमसे, तो वो जो है उससे केपी का जो इलाका है जमीन, वो तकरीबन 39% बढ़ गई और आबादी जो है 14% से बढ़ के पूरे पाकिस्तान की 20% हो गई है। अब उस NFC के हिसाब से 250 अरब रुपए सालाना हमें ज्यादा मिलने चाहिए सालाना। हमें क्या दे रही है वफाक? 66 अरब रुपए। ठीक है, हम ये कहते हैं यार आप इस बहस में ना पड़े, 10वां NFC कराएं और ये करके काम खत्म करें रिवाइज और कर जो लें वॉर एंड टेरर में जो मसले हैं उसको हल करें। अब ये मसले जो है ना, देखें, अगर केपी के हालात अच्छे होंगे ना तो केपी के हालात जो है मर्ज एरिया से, ये वाले फाटा से, उधर से पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे, पूरे रीजन के हालात अच्छे होंगे। ये कि इनकी हुकूमत नहीं है उसको अना का मसला बनाकर तंग करना। अब एक नया गवर्नर ले आए हैं, गवर्नर के क्या काम है? देखिए, अभी हमने परसों बजट दिए जो पिछला गुजरा हुआ साल है, उसकी जो है समरी पे साइन नहीं किया असेंबली इजलास के। और पहले दिन आके भाई साहब ये कह रहे थे कि मैं जो हूँ आपका एम्बेसडर बन के वफाक से आपके ये मसले हल कराऊंगा। पहले दिन ही उन्होंने जो है ये काम कर दिया। क्या जरूरत थी इनको ये रोकने की? अब इनको ये भी पता है कि 85% नुमाइंदगी हमारी है असेंबली में। हमारे जो 30-40 लोग साइन करेंगे रिक्विजिशन, हम बुला लेंगे इजलास। तो ऐसा काम आप करें जिसमें नजर आ रहा हो कि चले आप ये तो आप ऑब्वियस कर रहे हैं कि आपको बिठाया इसलिए किया कि आप इनको मजीद तंग करेंगे, डिस्टर्ब करें काम। वैसे मुजम्मल साहब टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन वैसे ये आप इस शटल कॉक गेम के लिए तैयार रहें, क्योंकि DI खान की पॉलिटिक्स जो है कि अब एक ही हल्के से अली अमीन भी हैं, ये भी हैं, वो मुसलसल 3 इलेक्शन जीत कर आए हैं, अली अमीन इनसे भारी मार्जिन से, तो अब वो यहाँ हिसाब पूरा कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। आप खैबर पख्तूनख्वा की भी और नेशनल सिचुएशन के ऊपर बातचीत कर रहे थे चैलेंज के हवाले से। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।